Hello, good morning everyone. So from today, as promised, I am here with my NCERT biology series. And in today's class, I am taking the first chapter, which is for class 11th biology. And the first chapter is the living world. And we will discuss this chapter in two parts. So the first part is here. So be with me and enjoy the series. So just get back to the topic and this first, what is living? Living क्या है? हम किस चीज को कह सकते हैं कि वो लिविंग है और किसे कह सकते हैं वो नॉन लिविंग है? क्राइटेरिया जो एक सिंपल सा है वो यही है, जो डेफिनेशन है वो यही है. एनीथिंग दैट एग्जिबिट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन mainly, and can sense and respond to the environmental changes by altering their metabolism and physiology are called living. डेफिनेशन से डरने की जरूरत नहीं है. डेफिनेशन आप जब चैप्टर पूरा समझ लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी. So once again I'm repeating, anything that shows reproduction, growth, can shows metabolism and show sense environmental changes and act according to the environmental changes is called living. So for summarizing, we can say that living things have these following properties: growth, reproduction, metabolism, and sense and respond to the environmental changes by altering their metabolism and physiology. In this lecture, we will be dealing with these four basic characteristics of living things in detail with the exceptions. So just get to the next slide. तो पहली प्रॉपर्टी जैसा कि हमने देखा ग्रोथ है. तो ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक शब्द है वो ये है कि irreversible increase in mass or number of cell, organ or organism. Let's learn कि ये होता क्या है. तो irreversible increase, जैसा कि आप जानते हैं, मतलब जिसको वापस न लिया जा सके, जो कभी भी एक बार मास में इंक्रीज हुआ फिर छोटा ना हो जाए, फिर वो वापस से रिवर्स ना हो जाए. तो इसीलिए हम ओबेसिटी को ग्रोथ नहीं कहेंगे. ओबेसिटी मतलब जब इंसान कोई ओबीज होता है, मोटा होता है, तो दैट इज नॉट ग्रोथ, दैट इज ओबेसिटी, क्योंकि वो रिवर्सिबल है. हम वर्कआउट करते हैं और वापस से वो रिवर्स हो जाता है, वापस से हम उसी फिजिक में आ जाते हैं. ग्रोथ सेलुलर लेवल पे सबसे पहले शुरू होता है, क्योंकि हमारा बॉडी सेल से बनी है. सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, और ऑर्गन से ही ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है. तो सबसे पहले क्या होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ? एक सेल मास बढ़ता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है. सेल मास का मतलब बढ़ने का आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म बढ़ता है और उसमें सेलुलर ऑर्गेनल्स बढ़ने लगते हैं. जब वो इतना सफिशिएंट सेलुलर ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म हो जाते हैं कि वो दो सेल को सप्लाई पूरी कर सकें, तो वो सेल डिवाइड होती है और दो सेल बनाती है. और सेल जब धीरे धीरे सेल डिवाइड होके सेल बनाती है, तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो ह्यूमन हो, वो ग्रोथ शो करता है. प्लांट के केस में आप देख सकते हैं, पहले प्लांट छोटू सा होता है और फिर धीरे धीरे ग्रोथ होते होते वो बड़ा, और फिर अंत में कितना बड़ा हो जाता है आपने देखा है. बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े जंगल बन जाते हैं. एक सीड से ग्रोथ शुरू होती है धीरे धीरे धीरे. तो यस, और ह्यूमन में बेबी एकदम छोटू सा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. बट द मोस्ट important thing is irreversible growth. So yes, growth is irreversible increase in mass or number of cell, organ and organism. क्योंकि ये important है कि cells
जब ग्रो करेंगी, डिवाइड होंगी, उससे ही ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, सो जस्ट दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, ये ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं ह्यूमन फीटस डेवलपमेंट, या ये डायग्राम ह्यूमन फीटस का है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेबी का डेवलपमेंट या प्लांट का डेवलपमेंट, सब में पहले छोटा सा फीटस होता है, फिर वो ग्रोथ होते होते, सेल डिवाइड करते करते वो बड़ा और बड़ा, और धीरे धीरे एकदम बड़ा हो जाता है। और जब वो मैक्सिमम लिमिट जितना की बॉडी सपोर्ट कर सकती है, जितना वो बॉडी के अंदर ग्रो कर सकता है, उतना बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद वो उसका बर्थ होता है, और फिर वो बर्थ के बाद बड़ा होता है। तो यस, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि बड़ा होने के बाद बच्चा वापस छोटा नहीं होता, और सेल इन इंक्रीज इन द मास, एंड मास से डिवीजन हुआ तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। बट एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का, जो हमें दिमाग में रखना चाहिए, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है। सो देखते हैं, ये उनकी बेसिक डेफिनेशन में ये लाई करता है ये डिफरेंस। सो जस्ट हम लोग इसको देखेंगे। ग्रोथ इज रिफर्ड टू द इरिवर्सिबल चेंज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल, और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल से जब दो सेल बनेगी तो ऑर्गेनिज्म के नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो सेल और ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा होता है, इट इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना। इसको हम मेजर कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं, एक से दो हुआ, दो से चार हुआ, या फिर बच्चा छोटा है, छोटे से बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। और लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? refers to the functional or physiological maturity of that cell, organ, organism। जैसे कि इट रिफर्स, इसका मतलब है स्किल डेवलपमेंट इन दैट सेल, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट, इट रिफर्स टू द क्वालिटी एक्वायरिंग कैपेसिटी, thus qualitative example, development of liver, lung, brain, reproductive capacities in human depends on functional maturity in a spherical mass of cells, that is embryo। तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये सिंपली यही है कि पहले एक सेल होता है, एक स्पर्म होता है, एग होता है, फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टूला, मोरूला एंड गेस्टूला बनते हैं, फिर थ्री लेयर्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा होता है। लेकिन फंक्शनल मैच्योरिटी कब आती है? क्या वो जो सेल्स जाइगोट था उसमें हम बता सकते थे कहाँ लिवर है, कहाँ ब्रेन है? वो हम नहीं बता सकते थे। जब फंक्शनल मैच्योरिटी आई, जब सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स बन के अलग अलग सेल्स ग्रुप बना के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बना लिए, और वो ऑर्गन सिस्टम काम करने लगे बॉडी में, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। और उन्होंने अपनी स्किल पाली, अटेंड कर ली अपने स्किल की। लिवर ने अपनी स्किल पाली, लिवर लंग ने अपनी स्किल की, उसका काम रेस्पिरेशन का है, करने लगा, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्रोथ इज ग्रोथ, जैसा कि उसका हिंदी अर्थ है, ग्रोथ का मतलब बढ़ना, चाहे वो नंबर में बढ़े या मास में बढ़े, और ये इरिवर्सिबल होती है। और डेवलपमेंट का, जैसा कि उसका अर्थ है विकास। विकास का मतलब यही होता है कि अब सड़कों का विकास, सड़क तो बन गई लेकिन उनको अच्छा करना, उन्हें और फंक्शनल बनाना, तो वही है डेवलपमेंट और ग्रोथ में, वही अंतर है। होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ओके, सो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब एक्सेप्शन क्या है? मतलब एक्सेप्शन नहीं, ऑफ कोर्स यही तो लिविंग और नॉन लिविंग की बात हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे आप लोग कहोगे कि माउंटेन भी ग्रो करते हैं, वैसे आप लोग ऐसा कहोगे नहीं, क्योंकि आप काफी समझदार हो। माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग। वो इतने
पहले इतने होते हैं, फिर धीरे 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 बहुत किलोमीटर्स तक उनकी हाइट हो जाती है। तो वो यही कह सकते हैं कि ग्रोथ के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सो ग्रोथ अकर्स इंटरनली or in a living subject, the growth of a mountain or coral reef always occur externally, and this phenomenon is called external disposition. This is not called growth. This is called disposition. Deposit होना, deposit हो रही है चीजें। हमारी हड्डियां में ऐसा नहीं होता है कि कैल्शियम आके डिपॉजिट हो गया। वो एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से चार सेल, ऐसे करके वो बड़े होते हैं, ना कि डिपोजिशन होता है। तो ग्रोथ इज इंटरनल or deposition is external. So this was the important point कि कोई कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम दूसरी क्वालिटी पे आते हैं, लिविंग सिस्टम की। वो ग्रोथ कर रहा है, एक सेल से दो सेल बना रहा है, बट दूसरी क्वालिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर आप एक लैपटॉप से दो लैपटॉप कभी नहीं बनेगा, दूसरा हमें ऑब्वियसली खरीदना पड़ेगा। एक पेन से दो पेन नहीं बनेगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। लेकिन और दूसरा, अगर हम रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। अभी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए, द बायोलॉजिकल process of producing progeny by any living organism for the propagation of their genetic material is called reproduction. ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें वो अपने जैसी प्रोजेनी बनाता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल देख लेते हैं। सेक्सुअल में स्पर्म एग से फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, मोरूला, ब्लास्टूला, एम्ब्रियो और बेबी, जिस जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसकी डिटेल हम लोग रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे। नाउ कमिंग टू द asexual reproduction occurs without the fusion of male and female gamete. ये कई तरीके से होता है। फर्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन, तो उसमें पेरेंट सेल होती है, उसमें सेल साइज में बड़ी होती है और न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन आप एसेक्सुअल टाइप का अमीबा में देख सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, जैसा कि नाम से ही पता है, पहले बॉडी में फ्रेगमेंट होंगे, फिर ईच फ्रेगमेंट रीजनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ऐसा आप देख सकते हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया में। देखिए, यहाँ से कागज को काट दे तो ये पार्ट ऊपर ग्रो कर जाएगा, और ये पार्ट नीचे ग्रो करके कंप्लीट हाइड्रा बना लेगा, और ये बड़े होके दो हाइड्रा बना लेंगे विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ऐसा ही प्लेनेरिया में देखिए, अगर इसको तीन पार्ट में काट दे तो तीनों पार्ट का जो हिस्सा मिसिंग है वो वापस से रीजनरेट होके तीन प्लेनेरिया बना लेगा। और बडिंग, बडिंग भी हाइड्रा में पाई जाती है। बडिंग, जैसा आप नाम से ही पता है, एक बड निकलेगी और वो बड फिर मेन ऑर्गेनिज्म से अलग होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। सो ये रिप्रोडक्शन हमने डील कर लिया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकेंड प्रॉपर्टी है। और reproduction is a phenomenon which is performed only and only by living organism, but necessarily it's not essential characteristics to be living, क्योंकि लिविंग, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज। बीज में जो आपको पता है कि कॉलोनी में क्वीन होती है और वर्कर होते हैं, और वो पूरा और मेल जो क्वीन के साथ मेटिंग करता है, बट वर्कर कैन नॉट मेट क्योंकि वो स्टेराइल होते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं, मेल या फीमेल, जो
दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यू टू सम क्लिनिकल रीजन। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन लिविंग है, दे आर लिविंग, बट ये एक एक्सेप्शन कह लें या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर कि रिप्रोडक्शन होता है, बट यस 100% इट्स नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन। The third property of a living organism or a living plant or a living system is metabolism. Living system cannot survive without metabolism. Metabolism gives energy for the proper processing of the living system, for the living processes, for the respiration, for the excretion, for the walking, for everything. Energy comes from metabolism. Metabolism, as you can see, metabolism, as you can see, it can be divided into two part, catabolism and anabolism. Catabolism जैसा कि नाम से है, आप इसको कह सकते हैं काटना, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में काटना। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड होते हैं, ये कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया या क्रेब्स साइकिल हो गया, इनके थ्रू ये आ, जो है यूनिट्स में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, बहुत सारे कैटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में हमेशा होते रहते हैं। उनके थ्रू वो अपनी यूनिट्स में बायोमोलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं और वो यूनिट के से मिलती है एनर्जी। और ऑन द अदर हैंड एनाबोलिज्म, अब बॉडी को एनर्जी चाहिए, लेकिन अब एनर्जी स्टोरेज भी तो होनी चाहिए बॉडी में, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज से ग्रोथ होती है, ग्रोथ, और जब हमें जरूरत पड़े हम उसे स्टोरेज से तोड़े और उसके बाद उससे हमें एनर्जी मिल जाए। तो उसके लिए कौन से प्रोसेसेस काम आते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होता है फ्रॉम देयर यूनिट्स। ये यूनिट्स जो यहाँ पे अनयूटिलाइज रह जाती हैं, सपोज कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत जितनी है उतनी हमें मिल गई, उसके बाद भी ये यूनिट्स बची हैं, ये इनका कैटाबोलिज्म के बाद भी ये बची हैं, तो ये कलेक्ट होने लगती हैं बॉडी में, और फिर से बायोमोलिक्यूल्स बना लेती हैं, जैसा कि वन ऑफ द डिपॉजिट इज ग्लाइकोजन। और लेकिन ये प्रोसेसेस जो होते हैं ये एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, और ऑन द अदर हैंड कैटाबोलिज्म एनर्जी रिलीजिंग होते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी वर्क परफॉर्म करने के साथ साथ ये एनाबोलिज्म में भी काम आती है। तो और फिर हमें एनर्जी की जरूरत होती है, फिर ये बायोमोलिक्यूल्स टूटते हैं, फिर एनर्जी मिलती है, फिर जो बचा हुआ यूनिट्स होती है फिर वो बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और मेटाबॉलिज्म लिविंग सिस्टम में हमेशा होता रहता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि टेस्ट ट्यूब में भी तो मेटाबॉलिज्म होता है। इन विट्रो, जैसा आप जानते होंगे, इन विट्रो मतलब इन टेस्ट ट्यूब, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी अगर कोई ऑर्गन कल्चर करना हुआ, ऑर्गन कल्चर सपोज कि हमें इंडिविजुअली देखना है उस ऑर्गन का क्या रिस्पॉन्स विदाउट अफेक्टिंग फ्रॉम द अदर सिक्रीशन ऑफ द बॉडी, तो हम उसको एक आर्टिफिशियल मीडिया में, आई विल एक्सप्लेन यू, एक आर्टिफिशियल प्लेट रहते हैं, उसमें कोई ऑर्गन, सपोज कि हमने ओवरी ले ली। अब हमें ये देखना है कि बिना हाइपोथैलेमस, बिना पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के इफेक्ट के, अगर कोई हम इसमें सपोज कोई ड्रग ऊपर से डाल रहे हैं, अब इस ड्रग का हमें इफेक्ट देखना है ओनली, सिर्फ वो इफेक्ट इस ड्रग का होना चाहिए, किसी और केमिकल का नहीं। तो हम ओवरी माइस से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से जिसका हमें कल्चर करना हो उससे अलग करेंगे, और उसको एक डिश में कल्चर करेंगे। यहाँ पे हम लोग भर देंगे कल्चर मीडिया, जो थोड़ा, और इसको हम लोग रख देंगे इंक्यूबेटर में।
यहाँ पे क्या होता है कि कल्चर मीडिया जो होता है वो बॉडी के फ्लूइड जैसा एटमॉस्फेयर देता है, और इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ का जो एक जो बॉडी के लिए अमाउंट जरूरी है उतना ही अमाउंट रहता है जनरली। जो है, और टेम्परेचर जो रहता है इंक्यूबेटर का वो बॉडी टेम्परेचर रहता है। तो जनरली ये 5% CO2 पे हम कंसिडर करते हैं, और अलग अलग 5% CO2 मोस्ट कॉमन यूज्ड है कि हम इस इंक्यूबेटर में 5% CO2 एक सिलेंडर से जाती रहेगी, इसका टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा और इसमें ये बॉडी फ्लूइड वाला मीडियम रहेगा। अब इसमें कोई ड्रग डालेंगे तो उस ड्रग का जो ओवरी पे इफेक्ट है वो सिर्फ उस ड्रग का रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी इस ड्रग से इस जो मीडिया है उसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सब सारे सप्लीमेंट्स हैं, और उस ओवरी में सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, लेकिन ये लिविंग नहीं है ये। सो दिस सिस्टम इज एक्सेप्शन। सो वन एक्सेप्शन, सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर अकर इन टेस्ट ट्यूब रिएक्शन, जो इन विट्रो सिस्टम में टेस्ट ट्यूब में होते हैं, बट वो सिस्टम होता है नॉन लिविंग होता है, क्योंकि ये जो CO2 है, ये जो ऑक्सीजन है, ये सब इस इंक्यूबेटर के अंदर है। 95% O2 और 5% CO2। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो लिविंग सिस्टम का, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट से जो उसको स्टिमुलाई मिलता है उसके 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 अगेंस्ट वो रिएक्शन शो करता है। अगर वो फेवरेबल है तो वो फेवरेबल रिएक्शन शो करेगा, उसके पास जाएगा, उस स्टिमुलाई के पास। जैसे लाइट है, प्लांट्स को आपने देखा होगा कि अगर आप कोई प्लांट ऐसे ग्रो करा रहे हैं, अगर आप टैंक को, अगर लाइट इधर से दे रहे हैं तो वो प्लांट इधर की ओर ग्रो करने लगेगा, लाइट के साइड, ऊपर नहीं जाएगा। इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिक, लाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइट से ही तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा और लाइट से ही तो वो अपना खाना बनाएगा, तो वो उस ओर मुड़ जाएगा। अब अगर इस अमीबा पिक की बात कर ले तो ये अमीबा फूड पार्टिकल देख रहा है तो उसकी ओर अपने स्यूडोपोडिया को बढ़ा रहा है, और अगर ये लाइट इसके लिए, ये डार्क में रहने वाला जनरली ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड डार्क में रहने वाला होता है, तो ये लाइट से दूर भाग रहा है, अपने सूडोपोडिया आगे की ओर बढ़ा रहा है। अगर यहाँ पे एक एसिड की ड्रॉप डाल दें तो वो जो है इस तो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, सब अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, और अपने, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उससे वो सेंसरी रिसेप्टर से उनके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है सेंस करके, वो अगर फेवरेबल है तो उसकी टुवार्ड्स आएंगे, और अगर अनफेवरेबल है तो escape मैकेनिज्म शो करेंगे। और ऐसा नॉन लिविंग थिंग में बिल्कुल नहीं होता है। आप इस फोन को चाहे लाइट में रखो चाहे पानी में रखो, इसको हटाना हमें ही पड़ेगा, क्योंकि ये खुद से नहीं हटेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है लिविंग और लिविंग सिस्टम का। सो फाइनली हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने की ओर आ गए हैं। तो आपने क्या सीखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, दे कैन सेंस देयर इन्वायरमेंट। तो आई थिंक आप आपको वो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। लिविंग थिंग्स आर दोज दैट कैन एक्सिबिट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंस देयर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड हैव मेटाबॉलिज्म। These are called, the things that have these four qualities are called living. So yes, again conclusion में हम देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग,
रिप्रोड्यूस करते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया गया है। खैर, इतना टफ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरी अब ये एडवाइस है, जो बच्चे 11th क्लास के हैं या 12th के हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो पहले बुक पढ़े और फिर मेरा लेक्चर देखें, तो उन्हें चीजें समझ आ जाएंगी। और बच्चों के लिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ मेरे लेक्चर काफी है, आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेव योर टाइम। और आप फर्दर जो है पूरे 11th और 12th की एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि आपके लिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस इतनी एक ब्रशिंग जरूरी है जो इसमें है। और थैंक यू एंड वेट फॉर द माय अदर लेक्चर। एंड इसी के साथ गुड इवनिंग, बाय।